स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नहीं डाला मैं, भूल गया। आ गया। अरे कल नहीं आए आप लोग? कितने ये करे प्रॉब्लम? 50 से ज्यादा करे शेयर। हाँ अब रेंडिजर भी करे। कितने थे प्रॉब्लम्स कल? 30 प्रॉब्लम्स के बाद रेंडिजर स्टार्ट हो, वो भी 35 से कुछ। एक 70 प्रॉब्लम्स थे कल। हाँ हाँ रिकॉर्ड करा है। हाँ हाँ ओके। ये टॉपिक और से सुनो, क्योंकि इसके बाद जो 6-7 टॉपिक आते हैं वो ये टॉपिक पे डिपेंड करते हैं, ठीक है? तो सो एनीवे थोड़े डेफिनेशन है। पहले डेफिनेशन ऑफ मास है। मास इज अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन बॉडी, ज्यादा है कम है, ठीक है? वो मास डिटरमाइन करता है, ठीक है? केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो मास इज मोस्टली बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है? तो उसकी वजह से रहता। फिजिक्स में मास इनर्शिया डिटरमाइन करता। क्या डिटरमाइन करता? इनर्शिया। अब द ओल्ड बिलीफ वाज दैट इन फिजिक्स, अरिस्टोटल के टाइम पे, फॉर मोशन फोर्स इज रिक्वायर्ड बोल के था। फोर्स इज रिक्वायर्ड, दैट वाज द बिलीफ। वो अंडरस्टैंडिंग थी। क्या थी अंडरस्टैंडिंग? मोशन रिक्वायर्स फोर्स, ठीक है? फोर्स लगाए तो मोशन बरकरार रहता, फोर्स निकाल दिए तो मोशन रुक जाता। समझ में आया? तो व्हाट वाज द रीजन के ऐसा था बिलीफ? बिकॉज जनरल पॉइंट ऑफ मतलब जनरल ऑब्जर्वेशन क्या है? कोई चीज पे अगर फोर्स नहीं लगाए तो थोड़ी देर के बाद रुक जाती, ठीक है? उस पर फोर्स लगाए तो जो है ना वो चीज जाते रहती, ठीक है? क्लियर? मगर जब जो है ना फ्रिक्शन के बारे में और विस्कस ड्रैग के बारे में उतना डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं था, ठीक है? एक मार्बल रुक रहा, इवन दो मार्बल स्मूथ सरफेस पे है, ठीक है, मगर फिर भी उसमें थोड़ा बहुत फ्रिक्शन रहता, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी पहले, ठीक है? तो फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर मोशन, दैट वाज द बिलीफ एट द टाइम ऑफ एरिस्टोटल। समझ गए? फोर्स रहा तो मोशन रहता, फोर्स निकाल दिए तो मोशन रुक जाता। बट द ट्रूथ इज समथिंग एल्स। मोशन डजंट रिक्वायर फोर्स। द करेक्ट स्टेटमेंट मस्ट बी चेंज इन मोशन रिक्वायर्स फोर्स। चेंज इन मोशन, मोशन मतलब वेलोसिटी भाई, याद रखो फिजिक्स में मोशन मतलब वेलोसिटी। फोर्स प्रेजेंट है तो वेलोसिटी चेंज होती, फोर्स अगर नहीं रहा तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती, दैट इज द रियलिटी। अब वो सबसे पहले कौन प्रॉपरली प्रूव करा? वो साइंटिस्ट का नाम है गैलीलियो। गैलीलियो प्रूव करा पहले क्या? कि फोर्स इज कॉज ऑफ चेंज इन मोशन, फोर्स इज नॉट कॉज ऑफ मोशन, फोर्स इज कॉज ऑफ चेंज इन मोशन। अगर फोर्स नहीं लगाए कोई चीज 5 मीटर पर सेकंड से जा रही एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो 5 मीटर पर सेकंड से ही जाते रहती, अनलेस और अदरवाइज उस पर कोई फोर्स अप्लाई करे, ठीक है? नो, अच्छा कोई चीज 5 मीटर पर सेकंड से जा रही, उसको आप चेंज करना चाह रहे, क्या चेंज करना चाह रहे? उसकी वेलोसिटी। कैसा चेंज करते हैं वेलोसिटी? या तो 5 का मैग्नीट्यूड इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, और उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, और बोथ आइदर, बहुत सारे तरीकों से आप उसका वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं। जैसा भी चेंज करना है आप, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू चेंज 5 मीटर पर सेकंड टू 4 मीटर पर सेकंड फॉर एग्जांपल, तो उस पे जो फोर्स रिक्वायर्ड रहता, ठीक है, एक सेकंड में आप जो है ना उसकी वेलोसिटी 5 से लेके 4 को ले जाना चाह रहे इन 1 सेकंड, तो उस पे जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो डिपेंड करता है उसके मास पे। हल्की रही तो कम रिक्वायर्ड रहता फोर्स, अगर वो हैवी रही तो ज्यादा रहता। तो ये जो रिलक्टेंस टू चेंज इन मोशन बता रहा कोई भी ऑब्जेक्ट और कोई भी बॉडी, रिलक्टेंस मतलब अनविलिंगनेस बोलेगा, अनविलिंगनेस टू चेंज इन मोशन बता रहा। वो जो रिलक्टेंस है वो किस पर डिपेंड करता? मास पे। मास ज्यादा रहे तो ज्यादा रिलक्टेंट रहता, मास कम रहा तो कम रिलक्टेंट। फॉर एग्जांपल 1 kg की बॉडी को आप 5 से 4 पे करना चाह रहे हैं 1 सेकंड में, तो कम फोर्स लगता।
वही 100 kg को करना चाह रहे हैं 5 से 4 पे, तो ज्यादा फोर्स लगता है, तो उसको बोलते हैं इनर्शिया, इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। इनर्शिया डिटरमाइंस व्हाट, इनर्शिया डिटरमाइंस, हाँ, इनर्शिया ज्यादा है तो रिलक्टेंस टू चेंज ज्यादा है, इनर्शिया कम है तो रिलक्टेंस टू चेंज इन मोशन कम है। बात समझ में? लीनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन में, अच्छा याद रखो, लीनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर मोशन ही पढ़ते हैं अभी, बाद में जब रिजिड बॉडी डायनामिक्स रोटेशन पढ़ते हैं, जब रोटेटरी मोशन पढ़ते हैं, ठीक है। लीनियर मोशन में, ओके, और ट्रांसलेटरी मोशन में मैं डेफिनेशन बताता हूँ लीनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन का। लीनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन में ये जो इनर्शिया है वो मेजर होता बॉडी के मास से, वो इनर्शिया किससे मेजर होता, ये भी बॉडी के मास से। रोटेशन में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता, ठीक है, क्योंकि एक ही बॉडी का रोटेशन में जो रिलक्टेंस टू चेंज इन रोटेशन रहता वो अलग अलग एक्सिस पे अलग अलग रहता, वो जब पढ़ेंगे अपन, थोड़ी बड़ी टॉपिक है। अच्छा, कोई चीज, एक बॉडी है, हम लोग दो चीजों के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे, पार्टिकल्स के बारे में भी पढ़ते, रिजिड बॉडीज ब्लॉक्स वगैरह के बारे में भी पढ़ते। अच्छा, पार्टिकल के बारे में पढ़ रहे तो ऑब्वियसली पार्टिकल रोटेशन तो रहता नहीं पार्टिकल को, ठीक है, पार्टिकल को सिर्फ ट्रांसलेशन ही रहता, मगर अगर बॉडी पार्टिकल नहीं है, पार्टिकल मतलब पॉइंट मास, उसके कुछ डायमेंशन है अच्छे खासे, ब्लॉक है बड़ा, तो वो रोटेट भी कर सकता है, ट्रांसलेट भी कर सकता है, या बहुत कॉम्बिनेशन भी रह सकता है उसमें। प्योर ट्रांसलेशन में है, उसका टेस्ट क्या है, एक बॉडी प्योर ट्रांसलेशन में रहने का टेस्ट क्या है, एक बॉडी प्योर ट्रांसलेशन में रहने का टेस्ट क्या है, प्योर ट्रांसलेशन, बोलो। कोई भी बॉडी है वो प्योर ट्रांसलेशन में है क्या नहीं है, कैसा डिटरमाइन करते हैं? एक रिजिड बॉडी ले लिया, मैं कुछ भी एक स्टोन ले लिया सपोज, ठीक है, ये स्टोन ले लिया, ये एक स्टोन ले लिया, ठीक है, ये स्टोन अगर प्योर ट्रांसलेशन में है तो टेस्ट क्या है इसका? Distance covered by all particles should be equal. डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑल पार्टिकल्स मस्ट बी सेम। मैं बताता हूँ, देखो, हाँ, उनका जो डिस्प्लेसमेंट रहता और उनकी जो वेलोसिटी रहती, उनका जो एक्सीलरेशन रहता, वो सबका इक्वल रहता। फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इतना है, सपोज ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इतना है, ठीक है, ओके, तो कोई भी पार्टिकल का ले लो उतना ही रहता, ये पार्टिकल का इतना रहता, समझ गए? ये पार्टिकल का भी उतना ही रहता, ये पार्टिकल का भी उतना ही रहता, हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सेम रहता, हर पार्टिकल का वेलोसिटी सेम रहती, हर पार्टिकल की एक्सीलरेशन सेम रहता, समझ गए? कोई भी टाइम इंटरवल में देखो, समझ, फॉर एग्जांपल आप पहले देखें फिर 2 सेकंड के बाद देखें, तो हर पार्टिकल, एक पार्टिकल 10 मीटर से डिस्प्लेस हुआ तो सारे पार्टिकल्स 10 मीटर से डिस्प्लेस होते, समझ गए? इसको बोलते हैं प्योर ट्रांसलेशन, समझ गए? अगर प्योर ट्रांसलेशन नहीं है तो ऐसा नहीं होता, क्यों? अगर गोल फिर गई बॉडी थोड़ा, तो हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाता ना, बात समझ में है? सर आपका स्क्रीन शेयर, एक मिनट, हेलो, अब बराबर है सर? सर वो कल सादिक सर बोले थे, योर स्क्रीन शेयरिंग बोल के बता रहा सर खाली। एक मिनट, एक मिनट जी, मैं तो आज भी ले लिए सर, हाँ हाँ, ले लिए, डाल दिया ना ग्रुप में जी। अच्छा, ठीक है सर, सर रोज चेंज नहीं करेंगे सर, सेम टाइम पे डिस्टर्ब हो जा रहा है।
डाउन कुछ ज्यादा बोल दीजिए ना, डिस्टर्ब हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं, आज रेली हो लोग ऑलरेडी, वही 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 वही, ठीक है सर, ओके सर, ओके। स्क्रीन शेयर नहीं आ रहा, और इधर भी आ रहा आए तो Now it's visible, sir. ओके, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो देखो भाई, ये चैप्टर में हम लोग रोटेशन के बारे में नहीं पढ़ते, तो वी नीड नॉट वरी अबाउट रोटेशन। यहाँ पे जो भी होता है प्योर ट्रांसलेशन ही होता, वो पार्टिकल रहने दो, ब्लॉक रहने दो, ठीक है। ओके, नाउ तो मास का स्टोरी समझ में आ गया। मास डिटरमाइंस द इनर्शिया, इनर्शिया इज व्हाट, अ मेजर ऑफ रिलक्टेंस टू चेंज इन मोशन, ठीक है, क्लियर। अच्छा, ये जो फर्स्ट लॉ, देखो जो लॉस ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन है, वो 3 है। फर्स्ट लॉ इज एक्चुअली लॉ गिवन बाय गैलीलियो ओरिजिनली, मगर उसको न्यूटन्स लॉस में कंसीडर कर लेते, ठीक है। ये एक्चुअली न्यूटन खुद नहीं बनाया न्यूटन्स लॉस, बाद में न्यूटन के ऑनर में रखे हो लॉस, ठीक है। फर्स्ट लॉ वाज गिवन बाय गैलीलियो. It says that a body continues to be in its state of rest or uniform motion unless acted upon by a net external force. यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहना। एक्सेलरेशन मतलब क्या, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एक्सेलरेशन का कांस्टेंट रहना, ठीक है, ठीक है। अनलेस और अदरवाइज एक्टेड अपॉन बाय नेट एक्सटर्नल फोर्स। यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहना, क्या रहना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होना, ठीक है, क्लियर, ओके। तो इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये है, इफ एफ नेट इज 0, वी बार इज कांस्टेंट। जो फोर्स का वेक्टर है, अगर वो 0 बार है, 0 बार लिखना, 0 नहीं, क्या लिखना, 0 बार, क्योंकि वेक्टर 0 नहीं हो सकता, वेक्टर नल वेक्टर हो सकता, ठीक है। देन वी बार इज कांस्टेंट। बात समझ में आई। मगर एक बात समझ में आती है आपको सेकेंड लॉ पढ़ने के बाद, कि फर्स्ट लॉ इज एक्चुअली रिडंडेंट। रिडंडेंट बोले तो क्या, रिडंडेंट मतलब अगर वो नहीं भी रहा तो चलता, समझ गए, नहीं भी रहा तो चलता, नाम के लिए है बोले साहब, क्यों। अच्छा ठीक है, अब इन ये कंक्लूजन पे कैसा पहुंचा, प्रैक्टिकली तो कोई भी नहीं कर सकते, क्योंकि रियलिटी में दुनिया में आपको फ्रिक्शनलेस सरफेस मिलता नहीं मिलता। तो उन क्या करा, रियल एक्सपेरिमेंट नहीं करा, उन्होंने थॉट एक्सपेरिमेंट करा। थॉट बोले तो दिमाग में करा। उन क्या सोचा कि अगर मार्बल को ऐसे कर्ट सरफेस से छोड़े तो जो लेवल से छोड़े वही लेवल पे आ जाता, राइट, जो लेवल से छोड़े वो लेवल पे आ जाता। क्यों आता सेम लेवल पे, बोलो, नहीं कुछ और है यहाँ पे लॉजिक, सेम लेवल पे क्यों आ रहा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, करेक्ट, समझ गए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो हाइट से छोड़े वो हाइट से आना, क्योंकि यहाँ पे कुछ एनर्जी वेस्ट नहीं हुई ना, फ्रिक्शन तो नहीं है, तो ये फ्रिक्शनलेस है, समझ गए। Yes, sir. तो सेम लेवल पे आ जाता, ठीक है। अगर वो कर्व जो है ना थोड़ा ऐसा भी है, मतलब एसिमेट्रिक है, ये साइड बहुत एक्सटेंड हो गए, तो भी जो है ना सेम लेवल पे आता, अग्रीड, क्लियर। अच्छा, अगर मैं ये जो एक्सटेंशन है सरफेस का इधर साइड, उसको अगर मैं बहुत ही फ्लैट कर दिया और मतलब ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो क्या होता, वो लेवल पे आता ही नहीं कभी। अच्छा, अगर वो लेवल पे आया ही नहीं तो कभी रुकता ही नहीं। इनफैक्ट अगर उतनी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई तो सारी काइनेटिक एनर्जी में आ गई, अनलेस और अदरवाइज उसका लेवल चेंज कर रहा, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होना। चेंज नहीं होना मतलब क्या, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट रहती, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता, और देयर इज नो रीजन डायरेक्शन चेंज करने के लिए, ठीक है। तो ये हमेशा जाते रहता, ठीक है। सो दैट वाज द थॉट एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे प्रूव कर दिया कि अनलेस और अदरवाइज एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती, ठीक है। अच्छा, नाउ मोमेंटम क्या होता बॉडी का, कोई भी बॉडी का मोमेंटम जो है ना, बॉडी का मास इनटू बॉडी की वेलोसिटी होती है। मास इज ए स्केलर, वेलोसिटी इज ए वेक्टर, स्केलर इनटू वेक्टर क्या है,
वेक्टर ही है क्योंकि स्केलिंग ऑफ वेक्टर कर रहे हैं हम लोग। तो मोमेंटम भी एक वेक्टर है, मोमेंटम भी एक वेक्टर है। तो यहाँ पे देखो P के ऊपर बार लिखा, D के ऊपर बार लिखा, M के ऊपर बार नहीं है, ठीक है। तो मोमेंटम जो है ना आपका क्या है, एक वेक्टर है। इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम अगर मास बढ़ा के बढ़ा सकते हैं या वेलोसिटी बढ़ा के बढ़ा सकते हैं, या दोनों बढ़ा के बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? ओके, नाउ न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन सेकंड लॉ, सेकंड लॉ न्यूटन क्या है कि कोई भी चीज का मोमेंटम अगर चेंज कर रहे हैं आप, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, ठीक है। अगर फोर्स अप्लाई नहीं करे तो मोमेंटम चेंज नहीं होता। फोर्स जितना ज्यादा अप्लाई करते रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उतना ज्यादा रहता, समझ गए। कम फोर्स लगाए तो आहिस्ता चेंज होता मोमेंटम, ज्यादा फोर्स लगाए तो जल्दी चेंज होता मोमेंटम, ठीक है। तो एफ बार इज इक्वल टू डीपी बाई dt। बात समझ में आ गई? क्लियर? ओके। नाउ अगर मास चेंज नहीं हो रहा बॉडी का, बाद में हम लोग ऐसे भी केसेस देखते हैं जहाँ पे मास वेरी होता, रॉकेट का होता मास वेरी। अगर ये पाइप में से वाटर निकल रहा तो वहां से भी मास वेरी हो रहा, ठीक है। क्लियर? अगर बुलेट्स निकल रहे हैं गन में से तो वहां पे भी गन का मास चेंज होते रहता, समझ गए? क्लियर? ठीक है। मगर अगर सिंपल केस अपन ये है कि देखो, अच्छा हम लोग क्या पढ़े थे? डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल पढ़े थे। अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है उसका डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं u इंटू वी, तो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, दैट वाज द प्रोडक्ट रूल, बराबर। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब p के बदले mv बार डाल दिया, तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू है, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है ना। तो क्या होता, m इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ m, ठीक है। इन केस ऑफ m बीइंग कांस्टेंट ये जीरो होता, अदरवाइज ये टर्म भी रहता, समझ गए। फॉर ऑब्जेक्ट्स लाइक रॉकेट m चेंजेस विद टाइम, दैट इज dm by dt is non-zero. फॉर ऑब्जेक्ट्स विद कांस्टेंट मास लाइक ब्लॉक्स एंड ऑल, dm by dt is zero। तो f is equal to क्या हो जाता, m dv by dt होता। बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन है, तो f is equal to ma होता। बात समझ में आ गई? अच्छा, a is equal to f by m। अगर कोई चीज को एक्सेलरेट करना चाह रहे, कुछ मास है उसका, ज्यादा फोर्स लगाए तो ज्यादा एक्सेलरेट होता, और फॉर ए गिवन फोर्स ज्यादा मास रहा तो कम एक्सेलरेट होता, समझ गए। तो ऐसा भी आ सकते हैं, मतलब ऐसा भी अप्रोच करके ये फॉर्मूले पे आ सकते हैं। क्लियर? ओके। तो फर्स्ट लॉ इज एक्चुअली अ स्पेशल केस ऑफ सेकंड लॉ। बोला ना मैं रिडंडेंट है बोल के, क्यों? f इज इक्वल टू ma, तो अगर f इज इक्वल टू 0 है तो ma इज इक्वल टू 0 होगा, ma इज इक्वल टू 0 है तो a इज इक्वल टू 0 होता, ओके। m तो एक नॉन जीरो है, तो 0 बाई समथिंग इज 0। तो a 0 मतलब क्या, dv बाई dt 0 है। डेरिवेटिव किसी चीज का 0 कब होता, जब वो कांस्टेंट रहता, समझ गए। अगर a 0 है, समझ गए, तो dv बाई dt क्या रहना, 0 रहना, तो v क्या रहना, कांस्टेंट रहना। तो f is 0 then v must be constant। तो एक्चुअली सेकंड लॉ में फर्स्ट लॉ है, समझ गए। और सबसे इंपॉर्टेंट लॉ क्या है, सेकंड लॉ है, एंड थर्ड लॉ है। फर्स्ट लॉ इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, याद रहे, नहीं भी रखे तो चलता। थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, समझ गए। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये फैक्ट यूज करते हैं हम लोग, बार बार यूज करके क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, समझ में आया। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्लॉक रखा हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है, कोई सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। तो ब्लॉक का वेट कितना रहता, mg रहता। कैसा मालूम mg रहता बोल के, देखो हम लोग काइनेमेटिक्स में देखेंगे, कोई भी चीज अगर हवा में मतलब कोई हाइट पे छोड़े तो नीचे आती, कितने से, g से आती। क्यों आ रही नीचे g से, क्योंकि उस पर फोर्स mg लग रहा, तो ही g से नीचे आती ना। क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, F इज इक्वल टू ma। F अगर mg रहा तो mg इज इक्वल टू ma होता, a इज इक्वल टू g होता, राइट। अगर रुके है तो उस पर ग्रेविटी नहीं लग रही क्या, लग रही, रुके भी है। देखो भाई, हवा में रहने तो ग्रेविटी लगती, जमीन पे रहने तो ग्रेविटी लगती, मगर डिफरेंस क्या है, हवा में कोई रिएक्शन नहीं दे रहा उसको, जमीन पे जो है ना रिएक्शन दे रहा। कौन दे रहा रिएक्शन, सरफेस। और सरफेस जो फ्रिक्शनलेस रहता
या फ्रिक्शन भी अगर है, इट डजंट मैटर। हाँ, रिएक्शन हमेशा नॉर्मल देता, नॉर्मल मतलब नॉर्मल टू द सरफेस। कोई भी सरफेस जो है ना अपने से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिएक्शन लगा सकता है, उसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते। बात समझ में आई? along the surface जो फोर्स लगाता ना उसको फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस फोर्स लग रहा है यहाँ पे, दिख रहा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस जो फोर्स लग रहा उसको नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस। तो देखो ये बॉडी रेस्ट पे है, रेस्ट पे है मतलब v जीरो है, v जीरो मतलब जीरो भी तो एक कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी जीरो रहना, क्यों? a इज इक्वल टू dv बाई dt। समझ गए? जीरो का डेरिवेटिव भी जीरो ही आता, ठीक है। तो a जीरो है मतलब इस पे नेट फोर्स जीरो लगना, नेट फोर्स जीरो लगना मतलब इस पे ऊपर नीचे जितना फोर्स लग रहा ऊपर भी उतना ही लगना, ठीक है। बात समझ में है? ओके, ये तो रेस्ट पे है। इट डजंट मैटर रेस्ट पे रहने दो या एक्सेलरेट करने दो, every action always has equal and opposite reaction, every action has equal and opposite reaction। समझ गए? थर्ड लॉ, every action has equal and opposite reaction। यहाँ पे वही जो एक्सप्लेन करा अभी है। अच्छा, why is g constant, उसका एक्सप्लेनेशन दिया मैं। why is g constant? देखो भाई 1 kg रहने दो, 2 kg रहने दो, 100 kg रहने दो, वो अगर छोड़े अर्थ पे सबका एक्सेलरेशन g ही रहता, सबका 9.8 रहता। ऐसा नहीं कि वजन वाली जो है ना ज्यादा एक्सेलरेशन से आती और हल्की वाली कम एक्सेलरेशन से आती। ये भी पहले जो प्रूव करा गैलीलियो ही था, ठीक है। ऊपर गया लीनिंग टावर ऑफ पीसा पे, इटाली का था ना उन्हें, वहीं का है। तो ले जाके एक 5-6 जो है ना अलग अलग या 3 जो भी है अलग अलग मासेस, 1 kg का एक, 5 kg का एक, 20 kg का एक, 3 एक साथ फेंका, तो तीनों एक साथ लैंड करे जमीन पे। तो प्रूव क्या हुआ वहां पे? मास पे डिपेंड नहीं करता क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों नहीं डिपेंड करता? क्यों क्यों? रीजन क्या है? अर्थ जो फोर्स लगाती ऑब्जेक्ट पे वो क्या रहता मालूम? जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर रहता। डू यू एग्री? ये कैपिटल एम क्या है? मास ऑफ अर्थ। स्मॉल एम क्या है? मास ऑफ बॉडी, ठीक है। क्लियर? और न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? F इक्वल टू ma बोलता, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे F इक्वल टू ma लगा दिया, समझ गए? F इक्वल टू ma लगा दिया तो यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा, क्या कैंसिल हो जा रहा? mm कैंसिल हो जा रहा। तो a डजंट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉडी, इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अर्थ। मास कैंसिल हो गया, 1 kg रहा तो भी कैंसिल हो जाता, 3 kg रहा तो भी कैंसिल हो जाता, 10 kg रहा तो भी कैंसिल हो जाता। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये है। देखो भाई तुम 1 kg लेके गए, उस पे सपोज 1 यूनिट लगा रहा फोर्स अर्थ, 10 kg पे 10 यूनिट लगाता, 100 kg पे 100 यूनिट लगाता, फोर्स ज्यादा लगा रहा मगर मास भी तो ज्यादा है। फोर्स भी ज्यादा हो गया, मास भी ज्यादा हो गया, तो एक्सेलरेशन इज फोर्स बाय मास ना। फोर्स 10 टाइम्स हो गया, मास भी 10 टाइम्स हो गया, तो F/m तो कांस्टेंट ही रहता ना, 10 कैंसिल हो जाता ना। तो सारे जो है ना सेम जी से नीचे आते हैं। बात समझ में आई? क्लियर? अच्छा, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ टुवर्ड्स दैट बॉडी? कुछ भी नहीं, सेम ऐसे ही लिखना। F इक्वल टू ma के बदले कैपिटल M में लिखना, तो कैपिटल M कैंसिल हो जाता, स्मॉल m बच जाता। अर्थ का एक्सेलरेशन g स्मॉल m बाय r स्क्वायर आता, और वो वैल्यू इतनी कम रहती, नेग्लिजिबल रहती। क्यों नेग्लिजिबल रहती? क्योंकि g की वैल्यू 6.67 इंटू, हाँ, एक फेदर और एक ब्रिक भी साथ में गिरते, समझ गए? हाँ, एक फेदर और एक आयरन का बड़ा ब्लॉक ड्रॉप करो, दोनों साथ गिरते। अगर एयर नहीं रही तो, एयर ड्रैग नहीं रहा, सेम हाइट से अगर दोनों फेंके तो एक साथ गिरते। वो एक्चुअली रियलिटी में दिखता नहीं अपने को, क्योंकि विस्कस ड्रैग ज्यादा रहता फेदर में। यूट्यूब पे वीडियो है, फेदर और स्टोन गिराता एक साथ वैक्यूम करके पूरा, समझ गए? 4 दिन लगते हैं वो वैक्यूम करने, बड़ा रूम पूरा, समझ गए? और वैक्यूम करने के बाद आदमी नहीं रह सकता वहां, कैमरा लगा के आता, समझ गए? कैमरा भी नहीं रह सकता एक्चुअली, कैमरा बाहर रखते, ग्लास में से झांकते,
देखते फेदर और स्टोन एक साथ गिरते, एक साथ ही गिरते ऑब्वियसली। हाँ, ग्रेविटी और वैक्यूम को कुछ भी लेना देना नहीं है, समझ गए? जीरो ग्रेविटी में एयर रह सकती, वैक्यूम में ग्रेविटी रह सकती, कुछ भी नहीं होता, समझ गए? तो यार कुछ भी नहीं, वैक्यूम से निकाल लेते हवा, निकाल लिए तो हाँ, एब्सोल्यूट वैक्यूम तो नहीं आता कहीं भी दुनिया में, बट गुड इनफ वैक्यूम आता। गुड इनफ बोले तो ये एक्सपेरिमेंट के लिए अच्छा है, चलता, समझ गए? मोर देन सफिशिएंट है तो वो एक्सपेरिमेंट करते। क्लियर? और वो करने का पॉइंट क्या है भी समझ में नहीं आया मेरे को। बहुत पैसे खर्चा होते पूरा रूम वैक्यूम करने के लिए, समझ गए? शौक के लिए करते भाई, गवर्नमेंट पैसा देती यूएसए में, समझ गए? जो कंट्री में एजुकेशन पे स्पेंड होता पैसा, वो कंट्री आगे बढ़ता। जो कंट्री में एजुकेशन पे बहता पैसा, खर्चा नहीं, बहता, बहना ऐसा नदी बहे जैसा। इनफैक्ट कौन भी हिस्टोरिकली देखो, जो भी किंगडम पावरफुल थे ना, उनके पीक पे अपने कोर्ट्स में जो अपना जो कोर्ट रहता किंग का, कोर्ट में स्कॉलर्स को रखते थे, पोएट्स को, स्कॉलर्स को, समझ गए? आर्किमिडीज के जैसे ऐसे लोगों को रखते थे, इसलिए जो है ना आगे बढ़ते थे। जो भी कंट्रीज थर्ड वर्ल्ड रहते ना, वहां पे एजुकेशन को लीस्ट प्रायोरिटी दी जाती। एग्जाम्पल इंडिया, समझ गए? क्लियर? लास्ट में आता बजट में एजुकेशन के लिए। हाँ, इसलिए क्या है, प्रॉब्लम बहुत रहते, समझ गए? ऐसा। ओके, एनीवे देखो, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन बोल रहे हैं, ठीक है? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर बोलो। अगर एक हॉर्स काट को खींच रहा, एक हॉर्स जो है ना, एक काट को खींच रहा, कितना फोर्स लगा था? देखो भाई, एक हॉर्स है, काट है, काट हॉर्स काट पे जितना फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा था, काट जो है ना हॉर्स पे उतना फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा था। डू यू एग्री? अकॉर्डिंग टू न्यूटन Yes, sir. थर्ड लॉ करेक्ट है ना? फिर आगे कैसे जा रहे दोनों? एक्चुअली वो पूरा सिस्टम नहीं है, हॉर्स और काट हवा में नहीं है ना, जमीन पे है। तो पूरा एक्सप्लेनेशन ये है कि हॉर्स जमीन पे बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा फोर्स, जमीन हॉर्स पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगा था, नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शनल फोर्स, समझ गए? क्लियर? हॉर्स फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा था, किस पे? काट पे नहीं, हॉर्स पे नहीं, हॉर्स लैंड पे, सरफेस पे, समझ गए? क्लियर? तो समझ में आया? तो एक्शन एंड रिएक्शन फिर वहां पे भी है, कहां पे? हॉर्स के और सरफेस के बीच में भी है। काट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ हॉर्स, कंसीडर कर सकते। आप कोई भी दो चीजों को एक चीज कंसीडर, एक पार्ट कंसीडर कर सकते हैं, समझ गए? बाद में अलग अलग देख सकते हैं, ये चैप्टर में वही करते हैं, ठीक है? ये चैप्टर में वही करते हैं। अब देखो, ये अगर हवा में है ब्लॉक, इस पे नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा, ठीक है? ऊपर कुछ लग रहा फोर्स नहीं लग रहा, क्योंकि हवा मतलब कुछ हाइट पे है, एयर रेजिस्टेंस वो नहीं है, नेग्लेक्ट कर दिए, समझ गए? अनलेस और अदरवाइज मेंशन्ड, समझ गए? तो इसका इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा? ma, नेट फोर्स कितना लग रहा? mg, समझ गए? तो ए नीचे की तरफ लिया मैं, इसका किधर लिया? नीचे की तरफ, ठीक है? इसका ए किधर लिया? नीचे की तरफ। हमेशा याद रखो, जब आप ma लिखते हैं ना, ma इज इक्वल टू एफ लिखते हैं ना, वो एफ में जो फोर्सेस लिख रहे हैं, ए के डायरेक्शन में जो है वो पॉजिटिव लेना, ए के अगेंस्ट जो है वो नेगेटिव लेना, समझ गए? अब ए में नीचे ड्रॉप कर दिया, उसका एक्सेलरेशन नीचे रहता बोल के, तो mg ए के डायरेक्शन में है या ए के अगेंस्ट है? ए के डायरेक्शन में है ना, तो ma इज इक्वल टू प्लस mg लेता हूँ, क्योंकि ए को हेल्प कर रहा हूँ, समझ में आया? तो a इज इक्वल टू जी हो जाता, समझ गए? तो जो भी है ए जी से नीचे आता, बराबर? अब यहाँ पे देखो, सरफेस पे है,
सरफेस पे है तो एक्सेलरेशन 0 रहता, तो यू एग्री रेस्ट पे रहता ना, ठीक है। तो इस पे एफ नेट इज इक्वल टू क्या रहता, एन ऊपर है पॉजिटिव लिया माइनस एम जी नेगेटिव लिया, क्योंकि यहाँ पे ए नहीं है ना, ए रहता था तो ए के साथ का पॉजिटिव, ए के अगेंस्ट का नेगेटिव लेता था, ए नहीं है तो क्या करते हम लोग, नहीं साइन कन्वेंशन फॉलो करते कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव ले लिया, समझ गए। तो एन इज इक्वल टू एम जी हो जाता है, एन इज इक्वल टू एम जी। आज समझ में आ गई, क्लियर। तो कोई भी मास Yes, sir. अगर सरफेस पे है तो उस पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लगता है, इसके इक्वल टू उसका वेट लगता है, इक्वल टू उसका वेट लगता है। अब यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे नहीं है ब्लॉक, इंक्लाइंड सरफेस पे है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, थीटा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, थीटा है। तो यहाँ पे ऐसा ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। अब जो सरफेस फोर्स लगा था हमेशा वो नॉर्मल रिएक्शन रहता, नॉर्मल मतलब क्या, नॉर्मल टू द सरफेस। फॉर एग्जांपल आप जमीन पे बैठे तो जमीन आपके ऊपर की तरफ फोर्स लगाती, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल है ना जमीन, तो उससे नॉर्मल वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। आप दीवार पे नहीं बैठ सकते, क्यों, दीवार नॉर्मल रिएक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा सकती, वर्टिकल डायरेक्शन में तो नहीं लगा सकती ना। तो वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं लगाई तो वो वेट को अपोज नहीं कर सकती, इसलिए दीवार पे कोई भी नहीं बैठ सकता, राइट, क्लियर, बात समझ में आई, ओके। मगर अगर इंक्लाइंड है सरफेस, तो इंक्लाइंड रहा तो नॉर्मल रिएक्शन ये डायरेक्शन में आता, क्योंकि ये नॉर्मल टू द सरफेस है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, दिख रहा, ठीक है। अब मैं ये ब्लॉक पे क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं देख रहा हूँ, और करो, ये ब्लॉक पे mg एक्ट कर रहा, व्हाइट कलर का दिख रहा, वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता, इनफैक्ट mg का डायरेक्शन ही वर्टिकल डायरेक्शन, समझ गए। अच्छा पहली बात ठहरो, ये एंगल थीटा है बोल के कैसा मान, अब इसके दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करा, एक नॉर्मल टू द सरफेस, एक अलोंग द सरफेस। क्यों कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मेरे को मालूम नॉर्मल टू द सरफेस को नॉर्मल रिएक्शन कैंसिल कर देता हूँ, जो अलोंग द सरफेस है उसको कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो डायरेक्शन में उसका कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये mg है, इसके दो कंपोनेंट्स है, वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हमेशा वेक्टर के आइदर साइड रहते, आइदर साइड मतलब अगर वेक्टर ऐसा है तो वेक्टर के एक साइड एक दूसरे साइड एक, और दोनों के बीच में एंगल क्या रहता, 90 डिग्री रहता। देखो यहाँ पे वेक्टर आर बार है, इसके दो कंपोनेंट्स x और y है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री रहता है, इसलिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलते हैं। क्यों, x को खींच के इधर लेके जा सकते हैं, y को खींच के इधर लेके जा सकते हैं, ये आपको रेक्टेंगल बनाता, ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमेशा ऑन दी आइदर साइड ऑफ वेक्टर रहना, और हमेशा अगर एक एंगल एक वेक्टर एक कंपोनेंट थीटा करा तो दूसरा कितना करता, 90 माइनस थीटा। जो वेक्टर थीटा कर रहा ना वो r cos थीटा रहता हमेशा, जो वेक्टर थीटा नहीं कर रहा वो r sin थीटा रहता। ये वेक्टर्स में देखे थे हम लोग, क्लियर। अब यहाँ पे अपना वेट का वेक्टर इधर है, उसके दो कंपोनेंट्स निकाला, एक अलोंग द परपेंडिकुलर टू द सरफेस जो कैंसिल होने वाला है नॉर्मल रिएक्शन से, एक अलोंग द सरफेस जिसको कोई कैंसिल करने वाला नहीं है, ये केस में, क्योंकि ये स्मूथ है, फ्रिक्शन रहा तो इसको कुछ कर सकते थे, पर यहाँ पे नहीं है। तो दोनों तरफ में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स उतार लिया। अब मेरे को कैसा मालूम ये थीटा है बोल के, क्योंकि इससे ये परपेंडिकुलर है, ऐसा मालूम, ये हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल है, और इससे जो है ना ये परपेंडिकुलर है। क्यों, क्योंकि इससे नॉर्मल डायरेक्शन है, बराबर। इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो इन दोनों के बीच में भी एंगल थीटा रहता है। इनफैक्ट अगर ये थीटा कम कर लेते जाओ ये भी कम होता, लास्ट में 0 हो जाता, ये बढ़ा लेते जाओ ये भी बढ़ते जाता, समझ गए, क्लियर। हमेशा ये थीटा रहता, ठीक है। थीटा के साथ का कंपोनेंट cos थीटा होता, तो ये mg रहा तो ये mg cos थीटा होता, ये mg sin थीटा होता। mg cos थीटा को नॉर्मल रिएक्शन कैंसिल कर देता, क्यों, क्योंकि जितना भी दबाते ना आप सरफेस को उसके ऑपोजिट रिएक्ट करता होना। कौन सा डायरेक्शन में, नॉर्मल, नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसमें नेट फोर्स क्या हो जाता, अनबैलेंस फोर्स होता, ये तो बैलेंस हो गया, कैंसिल हो गया। n इज इक्वल टू mg cos थीटा, ये कैंसिल हो गया, बराबर। अनबैलेंस फोर्स इज mg sin थीटा, तो mg sin थीटा इज डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन मतलब अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन डाउनवर्ड्स, तो नेट फोर्स इज mg sin थीटा,
न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, एफ नेट एम जी साइन थीटा है इज इक्वल टू एम ए आया, एम एम कैंसिल हो गया, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। समझ गए? और ए कौन से डायरेक्शन में रहता? जो डायरेक्शन में अनबैलेंस फोर्स था। तो जी साइन थीटा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। बात समझ में आई? क्लियर? जी साइन थीटा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन क्या है वो? एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। बात समझ में आई? ओके, if a block of mass m is kept on a smooth inclined plane of inclination theta, normal reaction it experiences is mg cos theta, or the net acceleration is ag sin theta down the inclined plane. बात समझ में आई? अब अगर ये थीटा 0 हो गया तो क्या होता? n is equal to mg cos 90 होता, सॉरी cos 0 होता, तो mg हो जाता। ये क्या होता? g sin 0 होता तो 0 हो जाता। तो जैसा हॉरिजॉन्टल पे रेस्ट पे रहता और नॉर्मल रिएक्शन mg रहता वैसे ही आ रहा। अगर ये थीटा 90 हो गया तो क्या होता? भाई जो अपने को आया आंसर उससे बोलो, अपने को जो आंसर आया कंक्लूजन उससे बोलो। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता? 0। cos 90 मतलब 0। मतलब आप दीवार पे अगर कोई चीज को रखे वॉल पे तो कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं रहता, 0 रहता। और एक्सेलरेशन क्या आता? g sin 90। sin 90 1 है तो फ्रीली फॉल होता, क्योंकि वर्टिकल सरफेस से फ्रीली फॉल होता। बात समझ में आई? ओके, वो ये यहाँ पे वही लिखा मैं, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग पे आप ब्लॉक लटका दिए, स्ट्रिंग मतलब रोप या कुछ भी, ब्लॉक का मास m है, अगर इनएक्सटेंसिबल है और ब्रेक नहीं हो रहा तो ब्लॉक रेस्ट पे आ जाता। ब्लॉक रेस्ट पे आ गया, उस पे वेट एक्ट कर रहा है mg, ग्रेविटेशनल फोर्स, मगर फिर भी रेस्ट पे है। कैसा है? उस पे नेट फोर्स 0 रहना। नेट फोर्स 0 रहना मतलब जितना वेट नीचे है उतना t ऊपर रहना। और t का देखो नॉर्मल रिएक्शन को कैसा लिखते हैं? ऐसा लिखते हैं, दो एरोस एक दूसरे से नहीं, दो एरोस एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन तो है ही भाई, बट दे आर पॉइंटिंग अवे फ्रॉम ईच अदर। नॉर्मल रिएक्शन ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, टू एरोस पॉइंटिंग अवे फ्रॉम ईच अदर, टेंशन टू एरोस पॉइंटिंग टुवर्ड्स ईच अदर। समझ गए? दोनों ऑपोजिट है, ये दोनों भी ऑपोजिट है, ये दोनों भी ऑपोजिट है, बट इधर दोनों पॉइंटिंग अवे फ्रॉम ईच अदर, यहाँ पे दोनों पॉइंटिंग टुवर्ड्स ईच अदर। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ब्लॉक पे ऊपर की तरफ रहता, जमीन पे नीचे की तरफ रहता। जमीन नीचे है तो नीचे जो है ना नीचे की तरफ, ऊपर ब्लॉक है तो ऊपर की तरफ। टेंशन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब टुवर्ड्स ईच अदर क्यों डालते? क्योंकि अगर यहाँ पे कट कर दिया हमें सीजर लाके और कट करके वैसे ही रखना है सिचुएशन पहले जैसा था, तो ऊपर वाले स्ट्रिंग को नीचे खींचना पड़ता मैं, और नीचे वाले स्ट्रिंग को ऊपर खींचना पड़ता। बात समझ में आई? क्लियर? देखो भाई, कट करने के बाद सिचुएशन बदल गया ना, इसमें टेंशन 0 हो जाता, पर मेरे को मेंटेन करना है कट करके भी जैसा पहले था वैसा, तो इसको नीचे फोर्स से खींचना पड़ता। ये नीचे वाला तो नीचे गिर जाता ना, नहीं गिरना है तो इसको ऊपर खींचना। तो टेंशन जो है ना 2 पॉइंट्स टुवर्ड्स ईच अदर। समझ गए? ओके। और ये नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन जो है ना दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर्स रहते हैं हमेशा। देखो एक्शन, ये एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, समझ गए? क्लियर? ओके। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू mg आता क्योंकि एफ नेट इज इक्वल टू ma, रेस्ट पे रहा तो v0, v0 रहा तो a भी 0, तो t माइनस mg इक्वल टू 0। t ऊपर की तरफ है, mg नीचे की तरफ है। समझ गए? देखो इधर ये ब्लॉक का देख रहे हैं हम लोग, इस पे t ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा, इस पे नीचे की तरफ। अच्छा, और एक रीजन t ऊपर रहने का, ब्लॉक पे ऊपर की तरफ रहता ना, और ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है उस पे नीचे की तरफ रहता, इसलिए टेंशन टुवर्ड्स ईच अदर पॉइंट करता। बात समझ में आई? ओके। अब नेक्स्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम आ गया, ठीक है? यहाँ पे एक स्ट्रिंग नहीं है, एक्चुअली 3 स्ट्रिंग्स है। समझ गए? ये स्ट्रिंग 2 है समझो, ये स्ट्रिंग 3 है समझो, ये स्ट्रिंग 1 है समझो। स्ट्रिंग 1 में टेंशन T1 है, स्ट्रिंग 2 में टेंशन T2 है, स्ट्रिंग 3 में टेंशन T3 है।
अब फाइंड करना है अपने को, क्या फाइंड करना है? T1 T2 T3 तीनों फाइंड करना है। और उन क्या बोल रहा है, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है बोल के बोल रहा है। और इसका मास m है, तो इस पे वेट mg नीचे ऐड करता, तो T1 फाइंड करना सिंपल है, T1 इज इक्वल टू mg रहता। बात समझ में आ गई? T1 इज इक्वल टू mg, क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पे है ना, ये इक्विलिब्रियम पे है। ये कौन सा प्रॉब्लम है? इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, मतलब F net must be equal to 0। बात समझ में आई? क्यों बोल रहे हैं मैं F net is equal to 0? ब्लॉक रेस्ट पे है, लटक रहा, ठीक है। अब मेरे को T2 और T3 फाइंड करना है, तो मैं क्या करता हूँ देखो, T2 के कंपोनेंट्स निकालता हूँ मैं, T2 के कंपोनेंट्स। T2 जो डायरेक्शन में है वो डायरेक्शन में ले लिया, ये 30 डिग्री था तो ये भी 30 रहता, तो इधर T2 cos 30 आता और ये T2 sin 30 आता। इधर T3 है तो ये 60 डिग्री रहता, ये भी 60 डिग्री रहता, ये T3 sin 60 रहता, ये T3 cos 60 रहता। समझ में आया? क्लियर? ये जो पॉइंट है वो भी रेस्ट पे है और इक्विलिब्रियम पे है ना ये पॉइंट, ठीक है। बात समझ में आई? ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पे है, तो इस पे जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं नेट फोर्स 0 रहना ना, ठीक है। अच्छा, ये जो P1 है नीचे की तरफ है इधर, वो जो है ना ये दोनों के सम का इक्वल रहता, समझ गए? क्योंकि T1 नीचे की तरफ ऐड कर रहा है, ये दोनों ऊपर की तरफ ऐड कर रहे हैं वो पॉइंट पे, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू T1 रहता। और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते, क्योंकि हॉरिजॉन्टली कुछ, समझ गए? और कुछ नहीं है फोर्स, समझ गए? तो दो इक्वेशंस है, T3 cos 60 माइनस T2 cos 30 इज इक्वल टू 0, ये वाला बराबर। तो T3 इज इक्वल टू √3 T2 आता, क्योंकि cos 60 1/2 है, cos 30 √3/2 है, 2 कैंसिल हो गया बराबर। एक रिलेशनशिप आ गया। दूसरा रिलेशनशिप T2 sin 30 ऊपर की तरफ था, T3 sin 60 ऊपर की तरफ था, माइनस T1 इज इक्वल टू 0। मगर T1 mg था ना, आ गया, तो T2 प्लस √3, क्योंकि ये 2 कैंसिल हो गया, उधर चले गया। बात समझ में आई? अब T3 की जगह √3 T2 डाल सकते हैं, ऊपर से डाल दिया तो ये 3 into √3 into 3 हो जाता, तो 4 T2 इज इक्वल टू 2 mg, तो T2 इज इक्वल टू mg/2। अगर T2 mg/2 है तो T3 तो √3 into T2 है, तो √3/2 mg हो जाता बराबर। तो T1 mg है, T2 mg/2 है और T3 √3/2 mg है। होना है तो चेक कर लो, ये दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है ना, तो ये दोनों का सम ऊपर की तरफ आता ना, वो इक्वल टू mg आता। कैसा? पाइथागोरस थ्योरम से 90 डिग्री है ना दोनों, तो आपको क्या आता? √of T2 square plus T3 square is equal to क्या था? mg जाता बराबर, which is equal to T1। और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, कंपोनेंट्स निकालना, दो इक्वेशन आते, दो वेरिएबल आते, सॉल्व करना मुश्किल हो जाता। तो एक शॉर्टकट है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का, एक थ्योरम है, वो थ्योरम यूज करके सॉल्व कर सकते हो। थ्योरम का नाम है लामिस थ्योरम। क्या है? लामिस थ्योरम, सुना है कभी? No, sir. तो लामिस थ्योरम क्या है पहले सुनो, बाद में प्रूव कर दो। देखो भाई, थ्योरम मतलब प्रूफ रहता है उसमें, अगर नीचे की तरफ एक फोर्स F1 ऐड कर रहा और कोई डायरेक्शन में F2 ऐड कर रहा, कोई डायरेक्शन में F3 ऐड कर रहा, तो लामिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर 3 कंकरेंट फोर्सेस। 3 कंकरेंट मतलब 3 फोर्सेस एक पॉइंट पे ऐड करना। जैसा 3 स्ट्रिंग्स एक पॉइंट पे बंधे हुए थे ना, यहाँ पे जंक्शन पे, इसको नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड विथ 3 स्ट्रिंग्स। नोड विथ 4-5 स्ट्रिंग्स भी रह सकता, मगर अपने को नोड विथ 3 स्ट्रिंग्स पे लगता। तो देखो भाई, बोलो। हाँ, लामिस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर only useful in solving problems involving 3 concurrent forces, and those 3 forces must be in equilibrium। 3 forces जो है ना इक्विलिब्रियम में रहना। बात समझ में आई? बात समझ में आई? थोड़ा ये कर दो।
ठीक है, ये तीन फोर्सेस है, F1 येलो कलर में है, F2 पिंक कलर में है, F3 ग्रीन कलर में है। और जो F1 के ऑपोजिट जो एंगल है वो अल्फा है, F2 के ऑपोजिट जो एंगल है वो बीटा है, पिंक कलर में दिया मैं, और ग्रीन कलर के ऑपोजिट ग्रीन कलर में गामा एंगल दे दिया, बराबर। लैमिस थ्योरम क्या बोलता कि इफ थ्री कंकरेंट फोर्सेस F1 F2 F3 आर इन इक्विलिब्रियम और इफ दे एक्ट ऑन ए मासलेस पॉइंट, समझ गए, इफ दे एक्ट ऑन ए मासलेस पॉइंट, या तो इक्विलिब्रियम में रहना या तो मासलेस पॉइंट पे एक्ट करना, ठीक है। तो F1 बाई साइन अल्फा, समझ गए, F1 बाई, देखो F1 बाई उसके ऑपोजिट का साइन, F2 बाई उसके ऑपोजिट का साइन, F3 बाई उसके ऑपोजिट के एंगल का साइन, तीनों इक्वल रहते, तीनों इक्वल रहते। बात समझ में आई? ये यूज करके आप प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना, जब से का T1 बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू T2 बाई साइन बीटा इज इक्वल टू T3 बाई साइन गामा से कर सकते थे वो प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। मगर ये व्हाई इज दिस ट्रू, ये सच क्यों है, मतलब ये इसका प्रूफ क्या है? अगर ये तीनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं तो इनको अगर वेक्टोरियली ऐड करें तो जीरो वेक्टर आना, और ऐड कैसा करते, हेड को टेल लगा के करते। अब मैं ये तीन वेक्टर्स को रीअरेंज कर लिया, कैसा रीअरेंज करा, F1 को वैसे ही रखा, F2 को क्या करा मैं, इधर से लाके इधर रख दिया, F3 को इधर से लाके इधर रख दिया। तो जब ये तीनों को रखते ना तो ओवरऑल एक ट्रायंगल बनना, जब इट्स नेट फॉर जीरो आता, मतलब जहां स्टार्ट हुआ वहां पे खत्म हो रहा। तो मैं वो तीनों को जो है ना रीअरेंज करके ऐसा जमा दिया। एक्चुअली मैं जब नोट्स बनाया था, जब एग्जैक्टली वही करा था, मैं फिर से ड्रॉ नहीं करा, ये क्या करा, ऊपर से कॉपी करके नीचे लिख दिया था, समझ गए, ऐसा लिख दिया तो ये आ गया, बराबर। अब एक चीज देखो, ये जो F1 के ऑपोजिट एंगल है वो A बोल के लिया, F2 के ऑपोजिट B लिया, F3 के ऑपोजिट C लिया, कलर सेम रखा समझ में आने के लिए। अच्छा, एक चीज गौर करो, अब यहाँ पे आप एंगल A को देखो, यहाँ पे एंगल A दिख रहा है, यहाँ पे एंगल A दिख रहा है आपको, यहाँ पे एंगल A दिख रहा ना, ये एंगल A है, क्यों है मालूम एंगल A? देखो भाई, A किसके किसके बीच में है एंगल, 2 और 3 के बीच में है, B किसके बीच में है, 1 और 3 के बीच में है, C किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में। मतलब एक के लिए 1 नहीं आता, B के लिए 2 नहीं आता, 3 के लिए C नहीं आता, मतलब समझ गए सीमेंट, मतलब कुछ पैटर्न है। अब देखो A जो एंगल है ना वो किसके किसके बीच में रहता, 2 और 3 के बीच में रहता। जब मैं ये वेक्टर को स्लाइड करके इधर लेके जाता हूँ, हेड को टेल लगाता हूँ, समझ गए, ये F2 हो जाता, ये F3 है, बराबर। उन दोनों के बीच में एंगल A है ना, तो A इज एक्चुअली 180 माइनस अल्फा दिख रहा, समझ गए। और अगर मैं 1 को स्लाइड करके इधर लेके चले गया, 1 को स्लाइड करके, अच्छा 2 को स्लाइड करके इधर ला लिया, समझो ये जो एंगल है ना, ये 2 और F2 और इसके बीच में है ना, F2 और F1 के बीच में क्या आता, गामा C आता ना, तो C इज 180 माइनस गामा, बराबर। अच्छा, अगर इसको स्लाइड करके इधर लेके आया, इसको स्लाइड करके 1 और 3 के बीच में, अच्छा ये अल्फा कब आता, 2 और 3 के बीच में आता ना। अच्छा, इसको स्लाइड करके इधर हेड लगा दिया ऐड करने के लिए, बराबर। तो ये एंगल क्या आता, ये F3 है, F3 और F2 के बीच में एंगल C रहना, सॉरी A रहना, A इज 180 माइनस अल्फा दिख रहा, तो वो तो समझ में आ गया ना, A इज 180 माइनस अल्फा, B इज 180 माइनस बीटा, C इज 180 माइनस गामा, रीअरेंज करें तो आ जाता आपको, बात समझ में। अच्छा, अब ये ट्रायंगल है दिख रहा, ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, तीन साइड्स ऑफ ट्रायंगल है। अगर मैं यहाँ पे एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया तो ये एल्टीट्यूड कैसा फाइंड कर सकते हैं, F3 साइन बीटा होता है ये एल्टीट्यूड, क्योंकि ये इसका ऑपोजिट है, तो F3 साइन बीटा, और F2 साइन सी भी होता, सॉरी F3 साइन भी होता, F3 देखो भाई, ये F3 कॉस भी होता, ये F3 साइन भी होता, राइट, हाँ।
ये F2 cos C होता और ये F2 sin C होता। तो ये F2 sin B भी होता, सॉरी F3 sin B भी होता है। और इधर से अगर देखें तो F2 sin C भी होता। समझ गए? F3 sin B is equal to F2 sin C। समझ गए? तो F3 by sin C is equal to F2 by sin B। आ गया? वैसे जो है ना, इधर ड्रॉ करें, समझो ये क्या होता है, F1 sin B होता। हाँ, इधर से देखे तो F2 sin A होता। तो F1 sin B is equal to F2 sin A, F1 by sin A is equal to F2 by sin B। वैसे जो है ना, F3 by sin C is equal to F1 by sin A। तो ये तीनों इक्वल रहते ना, F1 by sin A is equal to F2 by sin B is equal to F3 by sin 3। मगर A is equal to 180 minus alpha, B is equal to 180 minus beta, C is equal to 180 minus gamma, sin 180 minus theta is sin theta। तो क्या था, F1 by sin alpha is equal to F2 by sin beta is equal to F3 by sin 1। ये प्रूफ है लामिस थ्योरम का। अब जो सेम प्रॉब्लम अपन करें ना, फिर से करेंगे। देखो T1 तो mg है, उसके ऑपोजिट एंगल क्या है, 90 बाई sin 90 लिख दिए, बराबर। अब T3 बाई ये एंगल होना अपने को, मगर मेरे को मालूम कि ये 120 है। कैसा मालूम, अगर यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया, बराबर, ये 30 डिग्रीज रहा तो ये भी 30 डिग्रीज होता। ये 90 डिग्रीज है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में, तो दो मिला के 120 हो जाता है, बराबर। ये इधर है तो ये 60 है, ये भी 60 है, ये 90 है, 90 प्लस 60 क्या होता, 150 होता। समझ गए? तो ये एंगल 150 है, ये एंगल 120 है, ये एंगल 90 है, बराबर। तो T बाई साइन 90 इज इक्वल टू, देखो T बाई ये T1 बाई साइन 90 उसके ऑपोजिट का इज इक्वल टू T2 बाई उसके ऑपोजिट का साइन 150 इज इक्वल टू T3 बाई उसके ऑपोजिट का साइन 120। आ गया? तो ये साइन 90 तो 1 है, तो ये mg आ गया। T2 बाई साइन 150 1/2, ऐसा साइन 180 माइनस 30, साइन 180 माइनस 30 साइन 30 1/2, और साइन 120 क्या होता, साइन 180 माइनस 60 √3/2, बराबर। तो क्या आता, T2 इज इक्वल टू mg by 2, T3 इज इक्वल टू mg इंटू √3/2। आसानी से आ गया ना, बराबर। अब ये वाला प्रॉब्लम करो। ये प्रॉब्लम में क्वेश्चन में क्या देता मालूम, खाली ये तीन चीजें देता, ये 13 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, इधर mg लटक रहा बोलता, और फाइंड करो बोलता T1, T2 और T3। अब बाकी का पूरा मैं सॉल्व करते वक्त करा, समझ गए? बाकी का पूरा मैं सॉल्व करते वक्त करा। तो पहले मैं ये ऑब्जर्व करा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा मालूम, वो 90 नहीं दिया क्वेश्चन में, मैं डाला वो 90। कैसा मालूम, नहीं, ये राइट एंगल ट्रायंगल बोल के कैसा मालूम आपको? ये तीन नंबर्स याद दिला देना आपको। कौन से? 5, 12, 13 के वो दे आर ट्रिपलेट्स, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। समझ गए? जैसा 3, 4, 5, 6, 8, 7, समझ गए? 13 सॉरी 5, 12 एंड 13, क्योंकि देखो 5 स्क्वायर 25 होता, 12 स्क्वायर 144 होता, 144 प्लस 25 169 होता, 169 13 का स्क्वायर है। तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, इसका मतलब ये राइट एंगल होता है। समझ गए? तो पहला ये 90 क्वेश्चन में नहीं दिया, मैं लिख लिया। समझ गए? मैं 90 लिख लिया है, बराबर। फिर बाद में मैं क्या करा, ये एंगल अल्फा ले लिया, वो नहीं मालूम क्या है मेरे को, सिर्फ अल्फा ले लिया। तो ये भी अल्फा होता, तो ये 90 प्लस अल्फा होता। डू यू एग्री? ये बीटा ले लिया, नहीं दिया क्वेश्चन में, मैं लिया, तो ये भी बीटा होता, तो ये 90 प्लस बीटा होता। बात समझ में आ गई? तो मेरे को ये एंगल 90 बोल के मालूम, ये एंगल 90 प्लस अल्फा बोल के मालूम, ये एंगल 90 प्लस बीटा बोल के मालूम। तो मैं अब सिंपल T1 इज इक्वल टू mg मालूम है ना, तो T1 बाई साइन 90, क्योंकि T1 के ऑपोजिट क्या है, 90 डिग्री, इज इक्वल टू T2 बाई साइन 90 प्लस बीटा इज इक्वल टू T3 बाई साइन 90 प्लस अल्फा। लिख दिया? तो T1 बाई 1 इज इक्वल टू T2 बाई कॉस बीटा, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता, कॉस थीटा होता, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस साइन पॉजिटिव रहता, और 90 अगर आया तो साइन का कॉस, कॉस का साइन होता, 180 वगैरह आया तो साइन का साइन ही रहता, कॉस का कॉस ही रहता, 270 आया तो भी साइन का कॉस, कॉस का साइन होता, 360 पे भी साइन का साइन ही रहता। समझ गए? स्टार्टिंग में मैथ्स इसलिए पढ़े थे इतना, समझ गए?
तो ये आ गया बराबर। तो अब cos बीटा ये ट्रायंगल में देख के लिख सकते हैं आप। cos बीटा क्या है? एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है भाई, याद रखो, लॉन्गेस्ट साइड। तो 12/13 होता cos बीटा, cos अल्फा क्या होता? 5/13 होता, क्योंकि उसका एडजेसेंट साइड ये है। तो क्या आता भाई? T2 इज इक्वल टू cos बीटा 12/13, cos अल्फा 5/13। तो T2 इज इक्वल टू 12 mg/13, T3 इज इक्वल टू 5 mg/13, yes. और इनफैक्ट आप अगर ऐड भी करके देखें वेक्टोरियली, अंडर रूट ऑफ T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर, आपको mg ही आता। समझ गए? क्लियर? बात समझ में आ गई? अच्छा, ये Yes. प्रॉब्लम करो, ये प्रॉब्लम यहाँ पे 3 ब्लॉक्स है, 4 kg का, 3 kg का, 5 kg का, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे हुए हैं। ठीक है, अब कितने 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 सरफेसेस है कांटेक्ट के? मैं बोलता हूँ 3 है। 3, yes, तीन sir. 3 है। मैं उसको सरफेस 1 बोल के बोलता हूँ, इसको सरफेस 2 बोल के बोलता हूँ, और इसको सरफेस 3 बोल के बोलता हूँ। ठीक है, तो सरफेस 1 इज बिटवीन 4 kg एंड फ्लोर, सरफेस 2 इज बिटवीन 4 kg एंड 3 kg, एंड सरफेस 3 इज बिटवीन 3 kg एंड 5 kg। अब नॉर्मल रिएक्शन रहता है हर सरफेसेस के बीच में। अब मेरे को बोलो N1 कितना रहता है, N2 कितना रहता है, और N3 कितना रहता है, ऐसा मालूम? ये N1 है। हाँ, नहीं वैसा नहीं बोल रहा, ये N2 है, ये ऊपर वाला N3 है। N3 पे 5 kg की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कितने kg की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोलना? एक N पे दूसरे N की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती, तो ये N पे कोई मास की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती। N3 पे 5 kg की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो 5g रहता। N3 यहाँ पे है, ये सरफेस पे N3 पे 5 kg की है, तो N3 इज इक्वल टू 5g होता बराबर। N2 पे ये दोनों का है रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्चुअली N3 इज पार्ट ऑफ N2, समझ गए? तो इसकी 8g आती। N1 पे ये तीनों की है। इनफैक्ट N2 इज पार्ट ऑफ N1 एंड N3 इज पार्ट ऑफ N2, समझ गए? तो ये 12g रहती, समझ गए? क्लियर? अभी मैं फॉर्मली करा है, ऐसा करा न्यूटन लॉ अप्लाई करके, समझ गए? ठीक है, तो ऑब्वियसली N1 क्या आता? 12g, N2 क्या आता? 8g, और N3 क्या आता? 5g। बात समझ में आई? ये 8g था ना? बात समझ में आई? ओके, अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम करो। 3 ब्लॉक्स एक के बाद एक रखे हुए हैं, 3 kg, 2 kg एंड 5 kg, और 3 kg को लेफ्ट से जो है ना 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे, तो ऑब्वियसली 3 kg अकेला नहीं जा सकता, सामने 2 kg और 5 kg है, तो दोनों को लेके जाता था। कौन लेके जाता? 3 kg वाला। ठीक है, अब हम लोग को नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है सबके। तो 2 टाइप के नॉर्मल रिएक्शन रहते हैं। एक राइट, कुछ भी नहीं ले सकते रहता, इधर 3g रहता, इधर 2g रहता, और इधर 5g रहता। बात समझ में है? मगर उसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो वेट को कैंसिल कर रहा, इसलिए जो है ना मोशन ऊपर नीचे नहीं है, मोशन हॉरिजॉन्टल रहता। अब ये जो 100 न्यूटन बाजू से लगा रहे, इसको कैंसिल करने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है, अनबैलेंस्ड है, तो ऑब्वियसली ये 100 न्यूटन ये पूरे सिस्टम पे लग रहा बोल सकते हैं। हाँ, नहीं पहले एक्सेलरेशन क्या आता है? एक्सेलरेशन टोटल फोर्स 100 है, टोटल मास क्या है? 3 + 2 + 5 10 kg है बराबर। अब F net इज इक्वल टू ma लगाओ, तो F net क्या है? 100 है,
तो A इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता, इसका भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता, इसका भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता, नहीं आता। अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन Na है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन Nb है, तो Na और Nb फाइंड करना है। Na किसके किसके बीच में है, 3 kg और 2 kg के बीच में है। Nb किसके किसके बीच में है, 2 kg और 5 kg के बीच में है। तो Na और Nb क्या आता है, यहाँ पे कितना नॉर्मल रिएक्शन आता है, यहाँ पे कितना आता है, ये Na है, Na पे कितने की जिम्मेदारी है, किसको किसको ढकेलना है, उसको 7 kg को ढकेलना है, ठीक है। तो वो 70 न्यूटन रहता है Na, Nb पे 5 kg की है तो वो 50 न्यूटन रहता। बात समझ में आई, क्लियर। एक और तरीके से कर सकते हैं, इधर से 100 न्यूटन दिए, इन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा ना, तो 30 न्यूटन खा लेता, कंज्यूम कर लेता, कंज्यूम कर लेके 70 न्यूटन पास करता। 70 न्यूटन में इन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा, इन 20 न्यूटन कंज्यूम कर लेता, तो बाकी का 50 न्यूटन इधर ट्रांसफर करता। बात समझ में आई? Yes. तो देखो यहाँ पे N1 इज इक्वल टू 70 न्यूटन, N2 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। बात समझ में आई? अब देखो भाई, बहुत तरीकों से कर सकते हैं, मैं सिंपलेस्ट तरीका बता, और दूसरे तरीके पूरे यहाँ पे सॉल्व करके मैं शेयर करता हूँ, देख लो आप लोग, ठीक है। मगर देखो एग्जाम में नहीं करना है ऐसा, मगर फिर भी एक बार देख लेना, क्योंकि वो तरीका है पढ़ने का, ठीक है, क्लियर। अब सपोज ये 10 kg है, ये 3 kg है, ये 2 kg है, ये 5 kg है, ठीक है। 10 kg है, 2 kg है, 3 kg है, 2 kg है, 5 kg है, पूरों पे मिला के 50 न्यूटन फोर्स लगा रहे। अब मेरे को एक्सेलरेशन फाइंड करना है इन सब का, और सबके बीच में जो कॉन्टैक्ट है वहां पे नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन क्या आता बोलो, टोटल मास क्या है, 50/20. 20 है ना। F इज इक्वल टू एम में लगाओ और A इज इक्वल टू F बाई एम लगाओ, 50/20। एक नहीं रहता, नहीं कैसा नहीं रहता रेस्ट पे, ये स्मूथ है ना, कौन कैंसिल आउट होता, तो उससे क्या होता है भाई, मास क्या है 20 kg, फोर्स क्या है 50 न्यूटन, ये क्या होता F बाई एम होता ना, F बाई एम, F क्या है 50, मास 20 है, 50/20 क्या होता, टू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव होता। खलास हो गया। अरे तुम 0.001 लगाए तो भी मूव होता, समझ गए। जितना कम लगाते उतना कम आता एक्सेलरेशन, जितना ज्यादा लगाते उतना ज्यादा आता एक्सेलरेशन, समझ गए। हाँ फ्रिक्शन आया तो मूव नहीं होने का चांस रह सकता, मूव नहीं होने का चांस रह सकता, जरूरी नहीं है वहां पर ओवरकम करे तो ही करता। लिमिटिंग फ्रिक्शन वो बाद में आती है टॉपिक, समझ गए, जब फ्रिक्शन पढ़ते, ठीक है। फ्रिक्शन नहीं रहा तो जरा भी फोर्स, जरा भी धक्का लगाओ माइन्यूट, तो एक्सेलरेशन आता माइन्यूट आता, समझ गए। अब देखो N1 पे किसकी किसकी जिम्मेदारी है, N1 इनडायरेक्टली इन सबको ढकेलता, बराबर 10 kg. 10 kg, 10 kg मतलब ये 25 न्यूटन रहता, डू यू एग्री? Yes, sir. 2.5 से 10 kg को हटाना है ना। अच्छा N2 पे किसकी जिम्मेदारी है, 7 kg, तो 7 into 2.5 क्या आता बोलो, 7 into 2.5, 7 into 2.5, 7 into 2.5, 17.5, कैसा आया 17.5, 8 into 2.5 क्या होता है 20 होता, उससे 2.5 निकाल लो 17.5। इस पे कितने की जिम्मेदारी है 5 kg की, तो 5 into 2.5 12.5, समझ गए। अब देखो यहाँ पे आंसर देखो 25, 17.5, 12.5, समझ में आया, ओके। अच्छा सेम सिचुएशन मगर इस बार पुल कर रहे,
अब अगर पुल करे स्ट्रिंग्स नहीं रहा तो इन अकेला चले जाता, इनको छोड़ के। पुश करे जब क्या होता, आगे अगर रहे तो साथ लेके जाता, अगर पुल करे पीछे वालों को छोड़ के जाता ना, अनलेस और अदरवाइज बीच में इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग रहा तो, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग रहा तो साथ लेके जाता। अब 100 न्यूटन से खींच रहे, टोटल कितना है 10 kg है सिस्टम का, तो पहले सेकंड लॉ पूरे सिस्टम को लगाओ, F = ma, तो F = ma लगाए तो A = F/m आता, F/m आया तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिया 10 मीटर पर सेकंड बराबर। अब T1 पे कितने की जिम्मेदारी है, 2 की और 3 की, दोनों 10 से जा रहे हैं ना, तो 50 न्यूटन रहता T1, इस पे कितने की है 30 की, तो ये 30 न्यूटन रहता। और एक तरीका है करने का, 100 में से इन 50 कंज्यूम कर लेता, 50 इधर आ जाता, 50 में से 20 इन कंज्यूम कर लेता, 30 इधर आता, वैसा भी कर सकते। इनफैक्ट फर्स्ट प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम सेम है, खाली जो है ना वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है, यहाँ पे टेंशन है। बात समझ में आई? अब ये जरा कॉम्प्लिकेटेड है, 3 ब्लॉक्स है, मगर वर्टिकल ओरिएंटेशन में रखे, जमीन पे नहीं रखे, किस में रखे, वर्टिकल में रखे, समझ गए? अब नीचे से 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे, नीचे से 100 मीटर, मगर एक और फोर्स भी ऐड करता है यहाँ पे, वेट भी रहता ना इनका, तो कितना रहता है इसका वेट, T = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोला मैं, तो 100 रहता, नीचे से 100 लगा रहे, तो क्या होता है, Acceleration 1. दोनों कैंसिल हो जाते, ये और वेट कैंसिल हो जाता, वेट भी 100 न्यूटन है, तो इन रेस्ट पे रहता, रेस्ट पे रहा तो A 0 आता, डू यू एग्री, A क्या आता, 0 आता, राइट। तो नॉर्मल रिएक्शंस क्या रहते हैं यहाँ पे, इधर क्या रहता है नॉर्मली, इस पे कितने की है 50 न्यूटन रहता, ये नहीं ये 70 रहता, 70 क्योंकि इसमें 70 के रेस्ट कर रहा, इधर का 50 रहता। बात समझ में क्लियर? ओके, तो N2 50, N1 70 आ गया। अब यहाँ पे 200 न्यूटन लगा रहा हूँ फोर्स, तो 100 न्यूटन वेट नीचे रहता ना, देखो F ऊपर की तरफ लग रहा, माइनस mg नीचे की तरफ लग रहा, = ma पूरों का मिला के, तो 200 माइनस 100 = ma, तो A = क्या आता, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता, आ गया क्लियर? आने के बाद सेकंड लॉ इंडिविजुअल ब्लॉक्स पे लगाना, 3 kg ब्लॉक पे लगा रहा हूँ। अब 3 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम कैसा उतारते, 3 kg लिख दिया है, नीचे से 200 लग रहा, इसका वेट 3g नीचे लग रहा, और इसका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ है, क्योंकि सबका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, और N1 ऊपर से दबा रहा, बस उतना ही। तो अब जब लिखते हैं सेकंड लॉ, A के साथ के फोर्सेस पॉजिटिव लिखते हैं, A के अगेंस्ट के पूरे नेगेटिव लिखते हैं, तो F = ma जब लिखते हैं तो ma को तो 3 लिख दिया, A के साथ क्या क्या है, 200 है पॉजिटिव, वेट ऑपोजिट है A के नेगेटिव, N नीचे है नेगेटिव बराबर, क्योंकि N नीचे दबा था ना ऊपर से, तो N1 क्या आता, 140 न्यूटन आता। कैसा, ये 30 है, ये भी 30 है, N1 इधर चले जाता तो 200 माइनस 60 140 आ जाता बराबर, N1 क्या आ गया, 140 आ गया। अब 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे, 2 kg पे नीचे से M1 लग रहा, ऊपर से N2 लग रहा, उसका एक्सेलरेशन ऊपर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और उसका वेट नीचे 2g है, दिख रहा बराबर। तो बोलो भाई, F = ma, F net = ma, ma लिख दिया मैं, 2 × 10 बराबर। A के साथ जो है वो पॉजिटिव लेना, N1 ऊपर है तो A के साथ है, तो N1 पॉजिटिव लिया, N2 नीचे है दबा रहा नेगेटिव, वेट तो नीचे रहता वो भी, तो N1 अब भी फाइंड करे थे 140 माइनस N2 माइनस 20, इसका वेट = 20, N2 इधर चले जाता = 140 माइनस 20 माइनस 20 क्या आता, 100, तो ये 100 न्यूटन आया बराबर। आ गया N2, मगर और एक तरीके से भी कर सकते हैं, ऊपर 5 kg भी है ना, तो 5 kg पे नीचे N2 लग रहा, दिख रहा है यहाँ पे 5 kg,
ऊपर N2 लग रहा, आ गया N2, फिर कर रहा हूँ खाली। इसका एक्सेलरेशन ऊपर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका 5g वेट नीचे है, तो F net इज इक्वल टू ma, ma डाल दिया, a के साथ का पॉजिटिव, a के अगेंस्ट का नेगेटिव, तो N2 माइनस 5 into 10 is equal to 5 into 10, N2 is equal to 100, फिर से आ गया, बात समझ में आई? इजी है। और एक प्रॉब्लम दिया मैं यहाँ पे 50 न्यूटन दिया, पहले 100 दिया था, बैलेंस हो गया, फिर 200 दिया, ऊपर एक्सेलरेट कर रहा था, 50 दिया तो नीचे एक्सेलरेट करता, तो सेम तरीके से करा, एक्सेलरेशन -5 आया, फिर से इंडिविजुअली करा, इस बार एक्सेलरेशन नीचे आता, तो नीचे के फोर्सेस पॉजिटिव लेना, ऊपर के फोर्सेस नेगेटिव लेना। क्यों? एक्सेलरेशन के साथ पॉजिटिव, एक्सेलरेशन के आगे। क्लियर कर दिया, आ गया, बात समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। ठीक है, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। एक्चुअली कनेक्टेड बॉडीज के और भी प्रॉब्लम्स है, बाद में करेंगे हम लोग। कौन सा? पुलिस वगैरह का। यहाँ पे इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो याद रखो भाई, अगर कोई भी फ्रेम का एक्सेलरेशन 0 है तो उसको इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। अगर कोई भी फ्रेम का एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। बात समझ में आई? एक्सेलरेशन 0 रहा तो इनर्शियल, एक्सेलरेशन 0 रहा तो इनर्शियल, एक्सेलरेशन 0 नहीं रहा, अगर एक्सेलरेट कर रहा फ्रेम तो नॉन इनर्शियल। अब जब हम प्रॉब्लम करते, हाँ, अब जब हम प्रॉब्लम करते, कोई भी प्रॉब्लम कर रहे, कोई भी फ्रेम में रह के प्रॉब्लम कर रहे, कोई भी फ्रेम में प्रॉब्लम कर रहे, कोई भी फ्रेम में रह के हम लोग प्रॉब्लम कर रहे, रीडिंग्स डाल रहे, इक्वेशंस लिख रहे, तो हम लोग ऑब्जर्व करते चीजों को वो फ्रेम में। हाँ, ये बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है, ये बॉडी पे फोर्सेस क्या क्या लगे, ठीक है, वही चीजें है ना, एक्सेलरेशन और फोर्सेस। और मासेस देखते, मासेस तो बदलते नहीं किसी चीज के। इनर्शियल फ्रेम में डायरेक्टली डाल देना न्यूटन्स लॉस, वो आंसर आ जाता, इसलिए इसको इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं, क्योंकि लॉस ऑफ इनर्शिया आर वैलिड है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करें तो आपको आंसर करेक्ट नहीं आता, क्योंकि समथिंग इज मिसिंग देयर, उसके बारे में देखेंगे हम। ठीक है, अब आदमी को मालूम हो जाता कि वो इनर्शियल फ्रेम में है या नॉन इनर्शियल फ्रेम में, ऑब्जर्वर को मालूम हो जाता कि वो इनर्शियल फ्रेम में है या नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। फॉर एग्जांपल एक स्पेसशिप है, कुछ भी नहीं है अतराफ, विंडो में से देखे तो ब्लैक है पूरा, कोई भी स्टार्स वार्स कुछ भी नहीं दिख रहे, ठीक है, वो स्पेसशिप कांस्टेंट वेलोसिटी से जारी, कांस्टेंट वेलोसिटी से जारी या कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं जारी, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन है या एक्सेलरेशन नहीं है। कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही तो एक्सेलरेशन 0 रहता, कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं जा रही मतलब वेलोसिटी का या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या नहीं तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और बहुत, तो वो एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। अंदर बैठे आदमी को मालूम कैसा होगा कि वो इनर्शियल फ्रेम में है या नॉन इनर्शियल फ्रेम में है? मैग्नीट्यूड को चेंज कर दो, सूडो फोर्स लगता है उसके ऊपर, डायरेक्शन भी चेंज कर दो, लगा सूडो फोर्स छोड़ दो, सूडो फोर्स छोड़ दो, सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट नको अपने, बिना सूडो फोर्स के भी पूरा कर सकते हैं न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन। सूडो फोर्स भी करेंगे, बिना सूडो फोर्स के भी कर सकते। सूडो फोर्स का नहीं होता, उसको फीलिंग कैसे आती? सूडो फोर्स की बात मत करो भाई, सूडो फोर्स शुरू ही नहीं हुआ अभी। एक आदमी इनर्शियल फ्रेम में है या नॉन इनर्शियल में फ्रेम में है, तो उसको फीलिंग कैसे आती कि वो इनर्शियल में है या नॉन इनर्शियल में? अगर उन्हें इनर्शियल फ्रेम में है या कांस्टेंट वेलोसिटी के स्पेसशिप में है, कांस्टेंट वेलोसिटी या रेस्ट, इट डजंट मैटर,
उस पर फोर्स नहीं लगता, सूडो फोर्स की बात ना को करो, उस पर फोर्स नहीं लगता, समझ गए? उन आराम से चल फिर सकता, समझ गए? क्लियर? उस पर फोर्स नहीं लगता, क्या नहीं लगता? फोर्स नहीं लगता, एक्चुअल फोर्स, सूडो फोर्स की बात मत करो, उस पर फोर्स नहीं लगता। क्यों फोर्स नहीं लगता? क्योंकि फ्रेम भी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा, ऑब्जर्वर भी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा, ठीक है? ऑब्जर्वर भी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा तो उस पर फोर्स लगाने की जरूरत ही क्या है? नहीं है ना? बात समझ में आई? अब सडनली ये एक्सेलरेट होना शुरू हो गया फ्रेम, सपोज ये इधर एक्सेलरेट होना शुरू हो गया, तो इसको भी तो एक्सेलरेट करना पड़ता ना, फ्रेम के साथ ही रहता ना हमें, तो उस पर फोर्स लगाना, कहाँ लगाना? इसके पैरों पे लगाना ना फोर्स। अगर पैरों पे इधर फोर्स लगाए तो उन्हें पीछे गिर जाता। नहीं भाई, ये ऑब्जर्वर पे फोर्स कौन सा लग सकता है? ये आदमी खड़े के है, दिख रहा? फ्रेम एक्सेलरेट हो रहा उधर की तरफ सपोज, तो फ्रेम उस पर सिर्फ कांटेक्ट फोर्स लगा सकता। यहाँ पे कांटेक्ट इधर है, देखो, तो कांटेक्ट फोर्स पे फ्रिक्शन है, तो या तो पैरों पे इधर फोर्स लगाते हैं, या नहीं तो इधर नहीं लगाते, इन्हें फिसल के इधर आ जाता। समझ गए? क्लियर? एक मिनट मैं बता दूं, इन्हें फिसल के इधर आ जाता, बराबर आ गया तो दीवार नॉर्मल रिएक्शन लगाती भाई, आइदर वे उस पर फ्रिक्शनल फोर्स तो लगना है, या नहीं तो इधर नॉर्मल रिएक्शन तो लगना। बात समझ में आई? क्लियर? ठीक है, तो भाई बोलो, अगर फोर्स लगा तो मालूम होता नहीं होता? होता, बराबर। अगर उन्हें सीट पे भी बैठ गए तो सीट भी फोर्स लगाना, उसको खड़े के रहे तो जमीन मतलब उसके शू पे या फीट पे फोर्स लगाना, तो आदमी को मालूम हो जाता क्या? नहीं, उन्हें इनर्शियल फ्रेम में है या नॉन इनर्शियल फ्रेम? अगर उन्हें इनर्शियल फ्रेम में है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, सूडो फोर्स की बात ही नहीं करा मैं कांटेक्ट फोर्स की बात कर रहा हूँ। अब फोर्स क्यों लग रहा? फ्रेम के साथ आदमी को जाना है, फ्रेम में है, तो अगर फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा तो बंदा भी एक्सेलरेट करना ना, करना बोले तो उस पर कोई फोर्स लगाना, ठीक है? फोर्स लगी तो मालूम हो जाता आदमी को फोर्स लग रहा बोल के, या तो पैरों पे लगता फोर्स तो बैलेंस नहीं कर सकता, अपने आप को गिर जाता, या सीट पे बैठ के रहा तो उसके पीठ पे लगता फोर्स, सपोज वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, समझ गए? क्लियर? तो फोर्स लगता, तो इनर्शियल फ्रेम में है या नॉन इनर्शियल फ्रेम में है वो आदमी को मालूम हो जाता। इनफैक्ट बस रुक के है या बस जो है ना ब्रेक मार रहा ड्राइवर, या एकदम निकाल रहा, बस मालूम होता आदमी को, आंख बंद भी कर लिया तो, समझ गए? क्लियर? तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है? अब सपोज ऑब्जर्वर निकाल लिया मैं फ्रेम में से, ऑब्जर्वर निकाल के कैमरा फिट करा फ्रेम में क्या करा? कैमरा फिट करा, तो कैमरा को तो मालूम नहीं होता ना सूडो फोर्स लग रहा बोल के, तो जान नहीं है कैमरे में, बराबर। अब एक 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 नहीं एक कमरे में कैमरा लग के, एक एलिवेटर में, एक कार में कैमरा लग के, ठीक है? वो कैमरे में देख के आप प्रॉब्लम कर रहे कोई मैकेनिक्स का, ठीक है? तो दैट कैमरा इज द ऑब्जर्वर, दैट कैमरा इज द ऑब्जर्वर, ठीक है? अब अगर वो कैमरा का फुटेज बता रहे हैं और आपको बोल रहे प्रॉब्लम करो, तो आपको बोलना पड़ता प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले कि एक्सेलरेट कर रहा था फ्रेम या रेस्ट पे, ठीक है? अगर एक्सेलरेट कर रहा फ्रेम तो यहाँ पे देखो भाई कैमरा लगा है, यहाँ पे कैमरा लगा है, एक्सेलरेट कर रहा फ्रेम इधर ए से, तो यहाँ पे अगर एक ब्लॉक रखे हैं
ठीक है, तो मैं बता दूं। देखो भाई, ये एक कार है, दिख रहा, ये एक कार है, ठीक है। कार के अंदर ब्लॉक है, कार के अंदर ब्लॉक है, थोड़ा कार छोटी कर दो। कार के अंदर ब्लॉक है, समझ गए? कार के अंदर ब्लॉक है, ठीक है। सपोज ये कार एक्सेलरेट कर रही है ऐसे, ठीक है, तो क्या होता बोलो? ये एक्सेलरेट कर रही कार, ठीक है। ब्लॉक थोड़ा पीछे हटता। ब्लॉक थोड़ा पीछे नहीं हटता, ब्लॉक जहाँ है वहीं रहता, समझ गए? ब्लॉक जो है वहीं से रहता, खाली ये कार जो है ना खिसक जाती बाजू, समझ गए? अगर आप बाहर खड़े के देख रहे हैं, अगर आप बाहर खड़े के देख रहे हैं रोड पे, बाहर खड़े के देख रहे हैं रोड पे, तो आप क्या देखते हैं? अब ये आदमी के लिए ब्लॉक वही है, बस आगे जा रही है, दैट इज द रियलिटी। ब्लॉक इज एट रेस्ट, बस इज एक्सेलरेटिंग विद ए इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। बट अगर आप कैमरा खोल के देखें बस का, तो बस रेस्ट पे रहती, बस के अंदर जो कैमरा लग के है, ब्लॉक पीछे की तरफ मूव होता, ब्लॉक पीछे की तरफ मूव होता। अब कैमरे के तो नहीं मालूम ना क्या बस मूव हो रही बोल के, तो अकॉर्डिंग टू कैमरा देयर मस्ट बी सम fictitious force। fictitious मतलब imaginary, fiction बोलते ना, या pseudo मतलब not real, that is pushing the block backwards in the bus or the camera in the bus, समझ गए? तो अगर कैमरा से देख के प्रॉब्लम कर रहे हैं आप, देखो भाई बाहर से प्रॉब्लम कर रहे हैं ना, बाहर से प्रॉब्लम कर रहे तो करेक्ट है आपका न्यूटन्स लॉ, क्या कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, किस पे? ब्लॉक पे, ब्लॉक रेस्ट पे है, करेक्ट है, 100% करेक्ट है सिचुएशन। पर अब आप कैमरा पे देख के कर रहे हैं, बस के अंदर कैमरा है, अरे कोई धक्का नहीं लगाया कैमरे को, सॉरी ब्लॉक को, पर ब्लॉक फिर भी खुद ब खुद जा रहा है पीछे, तो क्या लिखता है आपको? ब्लॉक पे कोई फोर्स लगा रहा है ना, तो एक फिक्शियस फोर्स है वो, फिक्शियस मतलब सूडो, दिख रहा नहीं मगर कोई लगा रहे, समझ गए? तो अकॉर्डिंग टू दैट कैमरा देयर इज ए फिक्शियस फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, एंड वो फोर्स इक्वल टू क्या रहता मालूम? -m में रहता, क्या रहता? -m में। ये a बार ले रहा हूं क्योंकि वेक्टर है, समझ गए? सो अकॉर्डिंग टू दिस फेलो क्या है? पर्सन ऑन ग्राउंड, ब्लॉक इज एट रेस्ट। बात समझ में आई? इन बोल रहा ब्लॉक इज एट रेस्ट, इन बोला ब्लॉक इज एट रेस्ट, बात समझ में आ गई? इन रोड पे है राइट, ब्लॉक इज एट रेस्ट बोल रहा है इन्हें, क्यों बोल रहा ब्लॉक इज एट रेस्ट? क्योंकि उन्हें सीधा ब्लॉक को देख रहा, उन्हें बस को नहीं देख रहा, ठीक है? और बस को देखा भी तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उसको, बात समझ में आई? क्यों? उसका काम ब्लॉक को देखना है, प्रॉब्लम ब्लॉक का है, ठीक है? क्लियर? ओके, तो ब्लॉक रेस्ट पे है। अब अकॉर्डिंग टू कैमरा इनसाइड द बस, फिक्स्ड इनसाइड द बस, समझ गए?
फिक्स्ड रहना जरूरी है, नहीं तो कैमरा में फिसल जाता, समझ गए? हाँ, block accelerates with A. Actually block accelerates with माइनस है, समझ गए? क्योंकि ए का डायरेक्शन राइट की तरफ है, तो ब्लॉक का डायरेक्शन वो कैमरे को क्या दिखता, लेफ्ट की तरफ दिखता, समझ गए? सो ए सूडो फोर्स, स्पेलिंग बोलो भाई सूडो की। एफ पी बोल के लिखेंगे, माइनस एम ए बार must act on the block. बात समझ में आई? तो इस प्रॉब्लम को करेक्ट आता। तो अगर आप विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम कर रहे हैं, एक्सेलरेटिंग फ्रेम, तो न्यूटन्स लॉ अप्लाई करो, बट आफ्टर कंसीडरिंग an additional pseudo force of minus ma acting on that block. For example, elevator में आदमी है, वेट देख रहा है डब्बे का, वेइंग मशीन पे डाला, दिख रहा? तो मैं प्रॉब्लम बाहर से भी कर रहा हूँ, अंदर से भी कर रहा हूँ। वो अंदर जो ग्रीन है आदमी नहीं है, कैमरा है, समझो, समझ गए? तो आदमी को मालूम हो जाता ऊपर जा रहा है, तो समझ गए? अब mg नॉर्मल रिएक्शन लगा था वेइंग मशीन पे, बराबर? ये वेइंग मशीन है, बराबर? तो वेइंग मशीन mg बता दी, अंदर वाला भी वही बोलता, बाहर वाला भी वही बोलता, क्योंकि एलिवेटर रेस्ट पे है, तो अंदर वाला बाहर वाला एक ही है, बराबर? तो सपोज एलिवेटर ऐसे ऊपर जा रही, बाहर वाला क्या बोलता, देखिए, नहीं, ब्लॉक ऊपर जा रहा, देखो भाई ब्लॉक को ही देखता हूं, दोनों ऐसे जा रहा बोलता, ठीक है? तो यहाँ पे ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करता, नीचे की तरफ mg एक्ट करता, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, डायग्राम ड्रॉ कर लिया, न्यूटन्स लॉ लिख दिया, ए के साथ का पॉजिटिव, ए के अगेंस्ट का नेगेटिव, n माइनस mg एफ नेट बराबर इज इक्वल टू ma, तो n इज इक्वल टू mg प्लस ma आ गया, n इज इक्वल टू m इंटू g प्लस a आ गया, तो नॉर्मल रिएक्शन इज m इंटू g प्लस a, तो वेइंग मशीन m इंटू g प्लस a बताता, तो नॉर्मल रिएक्शन इज बताता, ठीक है? अब बाहर वाला क्या बोलता, बाहर वाला क्या बोलता? नहीं, बाहर वाला ही बोला है, ये बाहर वाला ही बोला, हाँ बाहर वाले का हो गया, बाहर वाला बोला ना भाई, ब्लॉक ऐसे ऊपर जा रहा था बल्कि, अब अंदर वाला देख रहा, किसको देख रहा? ब्लॉक को देखे तो क्या दिखता अंदर वाले? नहीं, लिफ्ट को नहीं देख रहा, ब्लॉक को ही देख रहा, ब्लॉक रेस्ट पे दिख रहा, तो एक्सेलरेशन 0 है बोलता, मगर क्योंकि उन एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है, उन कंसीडर करना सूडो फोर्स, तो यहाँ पे इस पे फोर्सेस क्या क्या ऐड कर रहे हैं, n ऊपर ऐड कर रहा, mg नीचे ऐड कर रहा, और एक्सेलरेशन ऊपर है बोल के सूडो फोर्स नीचे ऐड कर रहा, बराबर? अब इन बोलता है a इज इक्वल टू 0, अब फिर एफ नेट इज इक्वल टू ma लगाएंगे, इस बार a इज इक्वल टू 0 आता, जब से नहीं आया था, पर n ऊपर है पॉजिटिव लिया, mg नीचे है नेगेटिव लिया, ma नीचे है नेगेटिव लिया, फिर n इज इक्वल टू m इंटू g प्लस a। बाहर से करो या अंदर से करो, आपको आंसर सेम आता इफ यू अप्लाई सूडो फोर्स व्हेन यू आर इन एक्सेलरेटिंग फ्रेम। देखो भाई, जब से ये जो ma इधर आया था, अब ये ma फोर्स का हिस्सा बन गया भाई, लास्ट टाइम ma का हिस्सा था,
इस बार एम फोर्स का हिस्सा एफ नेट का हिस्सा है, पर आंसर तो सेम। बात समझ में आई? मगर मैं क्या बोलता हूँ, ज्यादा से ज्यादा जो है ना ये इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम अवॉइड कर दो। ज्यादा से ज्यादा हम लोग इनर्शियल फ्रेम से करना। कुछ सिचुएशंस आते रेयरली जहाँ पे हम लोगों को इनर्शियल फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम में आसानी होती। ठीक है, ओके, समझ में आया? सेम इधर बोलो, ए से ऊपर जा रहा तो टेंशन कितना आता? एम इंटू जी प्लस से आता। ए से नीचे जा रहे तो टेंशन कितना आता? एम इंटू जी। अब प्रॉब्लम कैसा भी करो, बाहर से ठहर के करो, अंदर से ठहर के करो, यही आता। ठीक है, अब इन ए बाजू जा रहा तो इधर आ जाता है, बराबर, क्लियर? तो इधर वेट इधर है एम जी, एम ए इधर है, तो नेट फोर्स इधर लगता, बराबर? क्या नाक नहीं है, हार्ट है।